नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम साउथ दिल्ली के कैलाश हिल्स की उस दिल दहला देने वाली घटना की गहराइयों में उतरेंगे जिसने हाल ही में सबको झकझोर कर रख दिया है। हम आधिकारिक पुलिस रिपोर्ट्स के आधार पर बिना किसी सनसनी के केवल तथ्यों पर बात करेंगे। मकसद सिर्फ इतना है कि इस पूरे मामले और पुलिस की जांच की दिशा को बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझा जा सके। इस चर्चा को सही ढंग से आगे बढ़ाने के लिए हम इसे 4 मुख्य हिस्सों में बांट रहे हैं। पहला, गिरफ्तारी और पुलिस हिरासत। दूसरा, भरोसे का वो भयानक उल्लंघन जो इस केस के केंद्र में है। तीसरा, उस दिन की पूरी टाइमलाइन को समझना। और चौथा, घटना के बाद आरोपी के भागने की कोशिश और चल रही जांच। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं, गिरफ्तारी और हिरासत। इस पूरी जांच के मौजूदा चरण में ये जो नंबर 4 है, ये बेहद अहम है। साकेत कोर्ट में पेशी के ठीक बाद दिल्ली पुलिस ने आरोपी राहुल मीणा से पूछताछ करने के लिए अदालत से पूरे 4 दिन की पुलिस कस्टडी मांगी है। इस मामले का मुख्य तथ्य ये है कि आरोपी राहुल मीणा को अमर कॉलोनी कैलाश हिल्स इलाके में एक 22 वर्षीय IRS अधिकारी की बेटी के कथित बलात्कार और निर्मम हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। और गिरफ्तारी कहाँ से हुई? अपराध के कुछ ही समय बाद द्वारका के एक होटल से, और तब से वो पुलिस की गिरफ्त में है। अब सवाल उठता है कि पुलिस को इन 4 दिनों की कस्टडी क्यों चाहिए? दरअसल इसके 3 मुख्य उद्देश्य हैं। पहला, घटनाओं की कड़ियां जोड़ना, मतलब शुरुआत से अंत तक क्या हुआ, इसकी पूरी टाइमलाइन तैयार करना। दूसरा, क्राइम सीन पर मिले डिजिटल और फोरेंसिक सबूतों को वेरीफाई करना। और तीसरा, सबसे जरूरी पहलू, इस खौफनाक अपराध के पीछे का असली मकसद और मनोवैज्ञानिक कारण क्या था, इसे पूरी तरह से स्थापित करना। आइए अब दूसरे और शायद सबसे चौंकाने वाले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, विश्वास का एक बहुत ही घातक उल्लंघन। इस केस में जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है वो है आरोपी और परिवार के बीच का संबंध। आरोपी कोई अजनबी या बाहर का व्यक्ति नहीं था। वो लगभग 1 साल से इस परिवार के साथ बतौर घरेलू सहायक काम कर रहा था। उसे हर महीने 20,000 रुपए की अच्छी खासी सैलरी मिलती थी, और तो और परिवार खुशी खुशी उसे बोनस भी देता था। खुद आरोपी ने माना है कि परिवार का उसके प्रति व्यवहार बहुत ही अच्छा था। वो घर के हर छोटे बड़े रूटीन से पूरी तरह वाकिफ था। ये बात दिखाती है कि कैसे एक गहरे भरोसे को बड़ी ही बेरहमी से तोड़ा गया। इस जांच का एक बहुत बड़ा हिस्सा आरोपी की मनोवैज्ञानिक प्रोफाइल पर टिका है। यहाँ रवैया या डिमीनर शब्द बहुत अहम हो जाता है। पुलिस पूछताछ के दौरान आरोपी का जो बर्ताव था वो असामान्य रूप से सामान्य था। वो बिल्कुल शांत और संयमित दिखा। सबसे डराने वाली बात यह है कि उसके चेहरे पर अपने किए का कोई भी दुख या पछतावा नजर ही नहीं आया। और इसी मानसिकता की झलक उसके बयानों में भी मिलती है। पूछताछ के दौरान उसने जो कहा वो सच में रोंगटे खड़े कर देता है। उसने कथित तौर पर बेहद सपाट लहजे में कहा, ये बस हो गया, अगर दीदी ने पैसे दे दिए होते तो ऐसा नहीं होता। ये एक लाइन साफ तौर पर बताती है कि अपराध के प्रति उसमें किसी भी तरह की कोई गिलानी नहीं है। चलिए अब तीसरे हिस्से की ओर चलते हैं, अपराध की टाइमलाइन का पुनर्निर्माण। ये तथ्य थोड़े भारी और विचलित करने वाले जरूर हैं, लेकिन जांच को समझने के लिए इन्हें जानना बेहद जरूरी है। जांच के मुताबिक आरोपी ने पीड़िता के कमरे तक पहुंचने के लिए एक झूठ का सहारा लिया। उसने कमरे में दाखिल होते वक्त ये बहाना बनाया कि आंटी ने बुलाया था पैसे के लिए। इसी झूठे दावे के दम पर वो कमरे के अंदर गया, जबकि पीड़िता उस वक्त अपनी पढ़ाई कर रही थी। अगर हम घटनाक्रम को सिलसिलेवार तरीके से देखें तो आरोपी परिवार की सुबह की दिनचर्या से बहुत अच्छी तरह वाकिफ था। जैसे ही माता-पिता अपने रूटीन वॉक और जिम के लिए घर से निकले, उसने तुरंत इस बात का फायदा उठाया। वो झूठे बहाने से घर में दाखिल हुआ और कुछ ही मिनटों में उसने पैसे की मांग शुरू कर दी। जब बात नहीं बनी तो बहस छिड़ गई। इसके बाद आरोपी ने कथित तौर पर पीड़िता को शोर न मचाने की चेतावनी दी और फिर वो हिंसक हमला शुरू कर दिया। फोरेंसिक और पुलिस जांच से जो विवरण मिले हैं वो बेहद दर्दनाक हैं। आरोपी ने कथित तौर पर सबसे पहले पीड़िता का गला घोटने की कोशिश की, जिससे वो बेहोश हो गई। पुलिस का मानना है कि यौन उत्पीड़न इसी दौरान किया गया। इसके बाद उसने एक भारी वस्तु से पीड़िता पर 3 बार जोरदार वार किए, जिससे घातक चोटें आईं। घर में कई अलग अलग जगहों पर मिले खून के निशान खुद गवाही देते हैं कि यह हमला कितना भयानक और तीव्र था। अब हम इस विश्लेषण के चौथे और आखिरी खंड पर आते हैं, अपराध के बाद भागने की कोशिश और चल रही जांच। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी के कदम किसी घबराए हुए इंसान की नहीं, बल्कि एक शातिर अपराधी के थे। उसने कथित तौर पर एक डिजिटल लॉक खोलने के लिए पीड़िता का हाथ खींचकर फिंगरप्रिंट लगाने की कोशिश की।
जब वो इसमें नाकाम रहा तो उसने पेचकस से दूसरा ताला तोड़ा और घर से नकदी के साथ साथ कीमती सामान लूट लिया। फिर अपने कपड़ों पर लगे खून के धब्बे छिपाने के लिए उसने पीड़िता के भाई की पैंट पहन ली और वहां से रेलवे स्टेशन की तरफ फरार हो गया। पुलिस की तहकीकात में आरोपी का पुराना आपराधिक इतिहास भी सामने आया है। अलवर के एक पुराने छेड़छाड़ मामले में उसने पुलिस की ट्रैकिंग से बचने के लिए अपना मोबाइल फ़ोन तक बेच दिया था और छिपकर दिल्ली भागने के लिए एक गाड़ी किराए पर ली थी। इस बार भी उसने बचने की पूरी कोशिश की, लेकिन दिल्ली पुलिस ने बड़ी मुस्तैदी दिखाते हुए अपराध के कुछ ही घंटों के भीतर उसे द्वारका के एक होटल से गिरफ्तार कर लिया। इस पूरे घटनाक्रम का अंत ऐसा था जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। जब पीड़िता के पिता घर लौटे तो उन्होंने अपनी बेटी को बेहोशी की हालत में पाया। उसे तुरंत पास के अस्पताल ले जाया गया, लेकिन बदकिस्मती से डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अब तक की कानूनी कार्रवाई की बात करें तो आरोपी राहुल मीणा पर बलात्कार, हत्या और लूटपाट के गंभीर आरोप औपचारिक रूप से दर्ज हो चुके हैं। लेकिन मामला भी यहीं खत्म नहीं होता। सबूतों की हर एक कड़ी को जोड़ने के लिए फोरेंसिक और मनोवैज्ञानिक मोर्चों पर पुलिस की बहुत ही गहन जांच अभी भी जारी है। अंत में ये पूरी घटना हमें एक बहुत ही गहरे और विचलित करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। फोरेंसिक टीमें तो भौतिक सबूत जुटा रही हैं, लेकिन क्या मनोवैज्ञानिक प्रोफाइलिंग कभी ये पूरी तरह से समझा पाएगी कि जिस इंसान पर एक परिवार ने इतना भरोसा किया वो ऐसा ठंडा और निर्मम कृत्य कैसे कर सकता है? क्या केवल पैसे की लालच इसके पीछे का इकलौता कारण है, या फिर इंसानी दिमाग की कोई और खौफनाक परत है जिसे सामने आना बाकी है? आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।